So hi everyone, I welcome you all to PW's platform of IT Jam and CSIR Net. आज हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री की, हाउ टू डील विद फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री से आप लोगों को अक्सर थोड़ा डर लगता है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आप अगर ध्यान में रखते हो तो आप अपने फिजिकल केमिस्ट्री को और बेहतर कर सकते हो, ठीक है। ये कॉमन जनरल पॉइंट्स देखे जाते हैं। देखो, जब फिजिकल हम पढ़ने जाते हैं ना, तो उसमें ना हमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी डिस्कस करेंगे और इन प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे कि क्या वो चीजें हैं जो आप लोगों को इग्नोर करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करते हुए फर्स्टली मैं लेती हूँ कि अगर आप फिजिकल में क्वेश्चन से डील कर रहे हो तो ऑलवेज आप ट्राई करो सबसे पहले कि आपने अगर कंसेप्ट पढ़ लिया ना, तो आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया करो, ठीक है। तो यहां मैंने नंबर 1 पॉइंट लिखा है कि सॉल्व इजी क्वेश्चन फर्स्ट, देन आप जाओ अनसॉल्व क्वेश्चन पे। देखो क्या होता है, मैं बताती हूँ इस चीज में क्या होता है ना। जैसे आपने कंसेप्ट पढ़ लिया होता है, कहीं से भी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, उसके बाद में आप क्वेश्चंस पे जाते हो। क्वेश्चंस पे जाते ही आप डायरेक्टली अनसॉल्व क्वेश्चन उठा लोगे अगर, और उसको सॉल्व करने बैठ गए, ठीक है। डायरेक्ट आपको आंसर मिला हुआ है उसका, आपने आंसर मैच उसका कर लिया, ठीक है। तो उससे क्या होता है, अनसॉल्व क्वेश्चन देख के आपको एक पहले से घबराहट हो जाती है कि पता नहीं क्या आ गया और ये हमसे नहीं हो रहा। आंसर मैच करता है तो ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होता है। अगर नहीं करता तो वहीं पे आपको एक डर बैठ जाता है उस चीज से। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सॉल्व क्वेश्चन पे जाना चाहिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन सॉल्व है आपके पास में, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करो। वहां से क्या कर रहे हैं हम अपना कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं, ठीक है। जब आप सॉल्व क्वेश्चन को कर लोगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने ऐसे कर ली ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस हो रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं जैसे सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। तो इससे डेवलप होगा आपका कॉन्फिडेंस फर्स्टली। जब आपको फील हो कि यू आर कैपेबल इनफ, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि अब आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है, देन आप जाओ अनसॉल्व क्वेश्चन पे। अनसॉल्व क्वेश्चन को उठाओ, फिर उसको सॉल्व करो, ठीक है। फिर कोशिश करो कि आप वो ट्राई कर लो, ठीक है। तो पहली कोशिश आपकी, सबसे पहली कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप पहले ले रहे हो सॉल्व इजी क्वेश्चंस को पहले कर रहे हो और फिर आप जा रहे हो उसके बाद में अनसॉल्व क्वेश्चन को उनको ट्राई करने के लिए, ठीक है। इससे क्या करेंगे, हम अपने आप में कॉन्फिडेंस पहले गेन कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक जिसको बोलते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो ऑलवेज वर्क करती है। आप ट्राई करके देखना, ठीक है। देखो अब आती हूं मैं सेकंड पॉइंट पे कि सेकंड पॉइंट क्या है जो भाई दिक्कत देता है। सो सेकंड पॉइंट है डू कैलकुलेशन एट द लास्ट। देखो इसमें ना एक चीज बताती हूँ, क्या होता है कि जैसे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, हम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उस क्वेश्चन में कई बार ऐसी चीजें देखी जाती हैं कि वो कोई कैलकुलेशन में ना नंबर्स या जो भी डेटा है आपका, वो नंबर्स पहले ही कैंसल्ड आउट हो रहे होते हैं, ठीक है। और आप क्या करते हो, उसको इंटू कर देते हो, ठीक है, पूरा उसको सिंप्लीफाई कर देते हो और लास्ट में जाके उसको पूरा आंसर लेके आते हो। तो उससे होता है आपका टाइम वेस्ट। देखो एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ इस चीज के लिए। देखो जैसे सपोज करो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो, नर्स इक्वेशन सबने पढ़ी है ना। आपने लिखा ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, ठीक है, अपॉन में सपोज कर लो 2 है, ठीक है। और लॉग ऑफ यहाँ लिख रहे हैं 10 रेज़ टू द पावर, या रुको इसको लेती हूँ, लॉग ऑफ आपको लिखा हुआ है 0.02 ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ई नॉट की वैल्यू जैसे आपने पुट करी, इतना पार्ट आप सॉल्व करने बैठ जाते हो कि 0.0591 अपॉन 2 को आप डिवाइड करने बैठ जाओगे, सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है। लॉग 0.02 को आप कैलकुलेट करने लग जाओगे, तो रुक जाया करो, ऐसा नहीं करना। आप क्या करो, इसको पहले और ज्यादा क्या करो, वैल्यूज पुट करके देखो। जैसे आपने ई नॉट सेल की जो भी वैल्यू गिवन है वो पुट कर दी, ठीक है। यहां से 0.0591 अपॉन में 2 आपने लिखा। इस लॉग 0.02 को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख दो लॉग 10 रेज़ टू द पावर -2, राइट। अब देखना इसके बाद में जब आप यहां से ई नॉट सेल लिख रहे हो, ठीक है, -0.0591 अपॉन 2, इसे क्या लिख सकते हो, -2 और ये आ जाएगा लॉग 10, राइट। और लॉग 10 1 हो जाता है, इतना, ठीक है। ये चीज दिख रही है आप लोगों को, देखो यहां से देखो। अब देखना इसके बाद में आपने लिखा ई नॉट सेल, ठीक है, -0.0591 अपॉन 2, ये माइनस माइनस आ गया कि प्लस हो जाएंगे, ठीक है। और ये 2 लॉग 10, लॉग 10 1 होता है, तो इसे मैं अवॉइड कर सकती हूँ। यहां से अगर मैंने log 10 1 करके हटा दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो वैल्यू है इसमें बस 0.0591 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कहने का मतलब था कि कैलकुलेशन को स्टार्ट में ही करने से पहले आप कोशिश करा करो कि उसको आगे सारी वैल्यूज को पहले पुट करो, ठीक है। जब आप सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, क्या पता कोई वैल्यूज आपस में ऑलरेडी कैंसिल हो रही है और आपका टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कोई अगर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर रहा था, देखो 0.0591 अपॉन 2 को, और इसकी भी वैल्यू पुट कर रहा था, तो वो टाइम वेस्ट कर रहा था और वो खुद के लिए मुश्किलें बढ़ा रहा है। वो पहले ही इन चीजों को सॉल्व करेगा, सिंप्लीफाई करेगा, टाइम लगाएगा, खुद के लिए भी उस चीज को बहुत क्लमजी करेगा। तो बेटर है पहले वैल्यूज पुट कर दिया करो, क्या पता अल्टीमेटली कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में सिंपल एक कैलकुलेशन बचेगी कि आपको इसको और इसको ऐड ऑन करना है बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये तो एक
जस्ट एक एग्जाम्पल था, है ना, ये मैंने एक एग्जाम्पल लेके बताना चाहा, सिंपल से सिंपल मैंने एग्जाम्पल लेके ये चीज को क्लियर करा कि कैलकुलेशन को बिल्कुल लास्ट में करना चाहिए, पहले वैल्यूज को पुट करना चाहिए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। लेकिन ऐसा बहुत क्वेश्चंस में हो सकता है, ऐसे सारे क्वेश्चंस तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकती, जस्ट एक एग्जाम्पल लेके कन्वे कर रही हूँ कि कैलकुलेशन में हमेशा कोशिश करना कि लास्ट तक आप जाओ ताकि चीजें कैंसिल आउट खुद से हो जाएं, ठीक है। दिस इज नंबर 1 पॉइंट जो आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट यू शुड नो और दैट यू शुड रिमेंबर, ठीक है। कैलकुलेशंस के लिए तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी ही चाहिए। अब आती हूं मैं, देखो उस पॉइंट्स पे जो कॉमन मिस्टेक्स आप लोग करते हो ना, मैं उन पॉइंट्स पे आती हूँ। इसको अभी के लिए मैं रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो, अब आप यहां से समझो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं न्यूमेरिकल करते हुए या फिजिकल केमिस्ट्री को डील करते हुए जो अक्सर हम लोग कर जाते हैं। नंबर 1 मिस्टेक आती है कि यहां पे मैंने लिखा है बी फोकस्ड व्हाइल डूइंग कैलकुलेशन। तो मिस्टेक तो ये है कि आप फोकस नहीं रहते कैलकुलेशन करते हुए। क्या होता है, जैसे आपने सपोज करो कोई कैलकुलेशन करी, ठीक है, कोई जैसे अभी मैंने यहाँ जो न्यूमेरिकल लिखा था पूरा, है ना, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट आपने उसको कर लिया, सपोज करो पूरा आपने कर लिया, उसके बाद में भी ना आपने मतलब लेस फोकसली उसको किया, ठीक है, और आपको फील हो रहा है आंसर निकालने के बाद में कि अरे आंसर में तो डाउट है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, है ना, होता है, अक्सर होता है हम लोगों के साथ में। ये इसलिए होता है क्योंकि हम फोकसली वहां पे प्रेजेंट नहीं होते। और न्यूमेरिकल्स के साथ में तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ है कि अगर आप प्रेजेंट नहीं हो आपको फिर से टाइम देना पड़ेगा, फिर से सारी कैलकुलेशन चेक करो, कैलकुलेटर से कर रहे हो अगर चेक, तो एक एक वैल्यू आप फिर से पुट करोगे, फिर से चेक करोगे आंसर सही आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए इसको अवॉइड करो, एक बार कैलकुलेशन डन करो कि आपने एक बार कैलकुलेशन करी और वो आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए, ये मान के चलो। आप कब मान पाओगे, जब आप फोकसली एक बार में कैलकुलेशन सही कर रहे होंगे, ठीक है। वो कब होगा, जब आप फोकस होके काम करोगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए भाई बी फोकस्ड, जब भी काम कर रहे हो एक ही बार में करना है तो आप फोकसली काम करोगे, न्यूमेरिकल्स को एक ही बार में करोगे, राइट। तो यहां लिखा है बी फोकस्ड व्हाइल डूइंग कैलकुलेशन। यहां कुछ कॉमन मिस्टेक्स है और उनके सोल्यूशंस हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट देखो, यहां 2 पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है स्टार्ट राइटिंग व्हाइल प्रैक्टिसिंग। देखो इसका मतलब क्या है, बहुत अच्छी बात है ये समझना एक बार। देखो क्या होता है ना, हम लोग कुछ कैलकुलेशन ना मन में कर रहे होते हैं, जैसे सपोज करो मन में करना अच्छा भी है, जैसे 100 - 25 है, ठीक है, कहीं आ गया लिखा हुआ कैलकुलेशन में आ गया 100 - 25, तो आप उसको बेटर लिख दोगे 75, फटाफट लिख दोगे, ठीक है, मतलब मन में वो चीज कर लोगे। तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए ये चीज अच्छी तो है कि आप मन में कैलकुलेशन कर रहे हो, लेकिन ये चीज कब गड़बड़ हो जाती है बताऊं। जैसे सपोज करो काइनेटिक्स का कोई क्वेश्चन चल रहा है, आपने लिखा 1/x की वैल्यू आ रही है 2, राइट, और आपसे x की वैल्यू वहां पे पूछी थी, आप पूरा उसको क्वेश्चन को कर रहे हो और आप इस स्टेप तक पहुंच गए, ठीक है। आपने ऑप्शंस देखे, ठीक है, ऑप्शन आ रहे हैं 2, सेकंड ऑप्शन आ रहा है -2, थर्ड ऑप्शन आ रहा है 3 और फोर्थ और ऑप्शन आ रहा है आपके पास में 1/2, राइट। तो देखो जैसे ही आपने ये चीज देखी ना, तो जैसे ही आपने ये क्वेश्चन देखा ना, आपको वैल्यू बतानी थी x की, और आप इस स्टेप तक पूरा न्यूमेरिकल करने के बाद में x की वैल्यू आपने देखते टिक कर दी 2 और आपका आंसर हो गया गलत। क्यों? क्योंकि आपने मन में ही ये चीज देख के कर दी टिक कि x की वैल्यू 2 आई है, जबकि आपसे ये 1/x है, x पूछेंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा, राइट। तो ये चीज यहाँ पे मैं कन्वे कर रही हूँ कि जब आप अपनी प्रैक्टिस करो ना, तो प्रैक्टिस को ही इस तरीके से रखना कि आप चीजें थोड़ी थोड़ी लिख के करो, थोड़ी बहुत लिखने की हैबिट रखो। मन में कैलकुलेशन करना इज गुड, जैसे 100 - 25 75 ये आप डायरेक्टली कर लोगे, कैलकुलेशन भी फास्ट होगी इससे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इससे ऐसी चीजें जब मन में कर जाओगे ना तो गड़बड़ भी कर जाओगे, और ऐसा ऑब्वियसली होता है कि जैसे आप इस चीज को देखते हो और ऑप्शंस देखते हो सीधे 2 पे टिक हो जाता है। लेकिन ध्यान देना x की वैल्यू 1/2 है, तो इसमें ये चीज कब इंप्रूव होगी, जब आप थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करोगे। लिखना कैसा, कि जब आप ऐसी चीजें कर रहे हो, जब आप ऐसा कोई क्वेश्चन कर रहे हो, तो जहां क्वेश्चन करते हो जैसे आपने ये लिखा, तो यहाँ पे लिखो x = 1/2, ठीक है। जब जाके आपकी हैबिट पड़ेगी कि इसके बाद में इस स्टेप पे भी आना है, राइट। इसलिए ये चीज, ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है कि आपको अपनी प्रैक्टिस में इस तरीके से करना चाहिए कि थोड़ी बहुत चीजें लिखना स्टार्ट करना चाहिए। और एक बेस्ट क्यूट है कि जो आप प्रैक्टिस में चीजें करते हो ना भाई, वही आप अपने फाइनल वाले रिजल्ट में करते हो, मतलब फाइनल वाले एग्जाम में करते हो। तो जो चीज, जैसी प्रैक्टिस आप अपनी रखोगे वही चीज आप एग्जाम में कर रहे होंगे। इसलिए प्रैक्टिस शुड ऑलवेज बी परफेक्ट। प्रैक्टिस में हमेशा चीजें अच्छे तरीके से करो। हम क्या करते हैं, अरे प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन रफ में तो कर रहे हैं, तो हम ये चीज अवॉइड कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं काम। इसलिए जब आप एग्जाम में जाते हो तो इसको 2 पे टिक कराते हो, जबकि इट वाज 1/2, ठीक है। तो प्रैक्टिस इसी तरीके की रखो जैसा आप फाइनल में करने वाले हो, क्योंकि जो चीज प्रैक्टिस में सीख रहे हो वही जाके अप्लाई करोगे डेफिनेटली, ठीक है। चलो भाई, तो एक पॉइंट ये हो गया कि छोटी छोटी चीजों को आप लिखना शुरू करा करो, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है भाई,
थर्ड पॉइंट है कि प्री डिटरमाइंड आंसर को इग्नोर करना, अवॉइड करना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है भाई कि जैसे ना हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को यूजुअली जैसे न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, करते करते ना आपको आदत हो जाती है और उस आदत में आपको पता होता है अच्छा ये क्वेश्चन आया, इसका आंसर तो ये सेंटीमीटर्स में आएगा, लो टिक कर दिया, है ना। जबकि उसका आंसर उसने आपसे एमएम में पूछा था। तो होता क्या है हमेशा, अब वो पर्टिकुलर न्यूमेरिकल को मैं यहाँ लेके नहीं आई हूँ, यहाँ पे ये समझा रही हूँ कि न्यूमेरिकल करते करते आपकी आदत ऐसी पड़ जाती है कि इसका आंसर तो इसी में ही आता है। तो वो प्री डिटरमाइन अपना माइंडसेट मत रखना। एग्जामिनर हो सकता है आपसे यूनिट कन्वर्जन्स में ही कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, इसलिए ऑलवेज बी अवेयर वाइल डूइंग द न्यूमेरिकल और क्वेश्चन कि प्री डिटरमाइंड माइंड से नहीं चलना। आपको अपनी आईज ओपन रख के देखना है वहां कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब वो है, सिली मिस्टेक है जो अक्सर देखने में आती है कि प्री डिटरमाइन माइंडसेट से हमने वो चीजें कर जाते हैं कि अच्छा ये है तो इसका आंसर सेंटीमीटर्स में, टिक करो, ठीक है। इसलिए आपको ये चीजें देख के चलनी है, अपने एक फिक्स माइंडसेट से नहीं चलना, ठीक है। तो प्री डिटरमाइन माइंडसेट भाई नहीं रखना है, ठीक है। ये आपकी सिली मिस्टेक्स थी, ये आपके कॉमन कुछ पॉइंट्स थे, ठीक है। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं या कॉमन पॉइंट्स हैं जो अक्सर देखी जाती हैं, जो हम लोग कर जाते हैं। तो इन चीजों को प्लीज अवॉइड करो और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ इन चीजों को इस तरीके से प्लीज अपने दिमाग में सेट रखा करो व्हाइल डीलिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में और क्या पॉइंट्स हैं, देखो कभी कभी ना क्वेश्चंस, फोर्थ पॉइंट आता है एलिमिनेशन। कभी कभी क्वेश्चन में नीड ही नहीं होती कि आप पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करो, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोग देखोगे जहां पे आंसर डायरेक्टली आ रहा होता है, ठीक है। इफ यू विल सी द ऑप्शन, इवन बाय लुकिंग एट द ऑप्शंस आप टिक कर सकते हो कि अच्छा इसका तो 100 आ रहा है, मतलब आपको एलिमिनेट करना आना चाहिए। दिस इज नॉट ओनली अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में भी ये चीजें होती हैं, इनऑर्गेनिक में भी ये चीजें होती हैं। इवन आप कहीं भी ये चीज कोई भी पढ़ाई कर रहे हो ना, हर जगह आपने चीजें देखी होंगी कि कभी कभी ना हमको इतना ज्यादा क्वेश्चन में जाने की नीड नहीं होती कि पूरा सॉल्व किया जाए। चीजें सिंप्लीफाइड मतलब सिंपली एलिमिनेट करके भी हो रही होती है। जैसे आपको अगर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C एंड D, तो कभी कभी आप देखोगे, नोटिस करोगे कि ऑप्शंस को काटने से ही कि अच्छा ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें आंसर नेगेटिव में आ रहा है, अच्छा ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, अच्छा ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका आंसर बहुत ही ज्यादा छोटा आ रहा है एक्सपेक्टेड आंसर से। तो ऐसे कर करके भी आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच जाते हो। ये चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस करने वाली हूं मैं जब मैं आपको आपकी क्लासेस ले रही हूँ। लाइक कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, लाइक थर्मोडायनेमिक्स का एग्जैक्टली अभी मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है जिसमें ये चीज हुई थी, ठीक है, जब मैं ये पढ़ा रही थी। तो वहां पे आपको ऑप्शन देख के ये चीज समझ में आ रही थी कि अच्छा ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। और ये सब कब डेवलप होता है, जब आप अपनी लेक्चर्स को, अपने डिलीवर्ड कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ रहे हो, तभी तो आइडिया लगेगा कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये भी कुछ चीजें हैं भाई जो बहुत ही बेहतर वर्क करती हैं और ये आपका टाइम सेव भी करवाती हैं, क्योंकि पूरी कोई एक बच्चा है जो पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करेगा, कोई एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल जिसको पता है कि ये वाले ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो वो एलिमिनेशन से ही बिल्कुल खेल जाएगा और उसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें भी कब सीखोगे, जब आप पूरी पढ़ाई जो भी आपका चैप्टर चल रहा है ना, उस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से समझ चुके होंगे ना, तभी आएगा ये एक्सपर्टीज भी, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, फोर्थ पॉइंट एक आता है कि टेक x और एनी अदर वेरिएबल देन पुट द वैल्यू एट द लास्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखो आप क्या किया करो ना, जो भी कोई वेरिएबल है, ठीक है, आपके पास में कोई वेरिएबल है, सपोज करो कोई x है या कोई भी एनी अदर वेरिएबल है जो आपके न्यूमेरिकल्स में कहीं भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो उसको एज प्रेजेंट रहने दिया करो, जैसे वो प्रेजेंट है एज इट इज उसको रहने दो और लास्ट में उसकी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर दो। देखो इसका एक एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे सपोज करो थर्मोडायनेमिक्स में आप एक फॉर्मूला पढ़ते हो, पीवी रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट, आपने ये चीज पढ़ी। अब इसको आपने लिखा P1 V1 रेज टू द पावर गामा इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सपोज करो P1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और गामा भी आपको दे रखा है, सपोज करना 1.2 दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, P1 V1 की कुछ वैल्यू है, सपोज करो 100 रेज टू द पावर 1.2, ठीक है। यहाँ पे P2 की वैल्यू सपोज करो 300, ठीक है, और V2 की वैल्यू मैंने ले ली कितनी, 400 रेज टू द पावर 1.2। अब आप इसकी पावर 1.2 भी अलग से सॉल्व करोगे, इसको भी 1.2 अलग से सॉल्व करोगे, फिर इससे इनटू करोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे। रादर देन दिस आप इसको क्या कर सकते हो, देखो इसको आप इसके अलावा क्या कर सकते हो कि आप पहले ही क्या लेके चला करो, P1 यहाँ पे ले लो, 300 यहाँ पे ले सकते हो,
400 ये चल ही रहा है, अपॉन में मैंने 100 शिफ्ट किया, रेज टू द पावर 1.2 इनको डिवाइड करके डायरेक्ट 4 के रेज टू द पावर 1.2 को सॉल्व किया, इनटू 300 कर दिया। ठीक है, ये भी मैंने वेरी 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 बेसिक एग्जांपल लिया है जस्ट ये चीज कन्वे करने के लिए कि जो वेरिएबल चल रहा है ये 1.2 तो मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अगर मैं नहीं पुट करूंगी तो मैं इसको गामा गामा ही रखूंगी, यहाँ पे भी गामा ही रखूंगी। तो कहने का मतलब है जो भी आप वेरिएबल लेके चल रहे हो उस वेरिएबल को लेके चलो, और जब तक आप उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में नहीं ले आओ उसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई वहां करो ही मत। लास्ट में जाके जब आप उसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वर्जन में लेके आ गए हो तब उसकी वैल्यू को आपने 1.2 पुट किया और सॉल्व कर दिया। समझ में आया? तो ये एक बहुत बेसिक एग्जांपल लेके ये चीज मैंने आज समझाई है कि आपको पहले से ही वैल्यूज को सॉल्व नहीं करना होता। आप क्या करा करो, सिंप्लीफाइड करने के लिए उसको एज इट इज रहने दो, जैसे गामा था तो गामा ही रहने दो, इधर भी गामा ही रहने दो, डिवाइड कर दो, लास्ट में जाके उसको सॉल्व कर दो ऐसे। तो इससे होता है आपका टाइम सेव, इससे होती है आपकी कैलकुलेशन सेव, और सबसे बड़ी बात इससे आपके माइंड को ना टेंशन नहीं होती, वरना देखते ही घबराहट हो जाती कि अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप वेट किया करो, न्यूमेरिकल्स में चीजें सिंप्लीफाइड हो रही होती हैं। बात करते हैं नेट की या आईटी जैम की, तो इनमें भी ना क्वेश्चंस इसी तरीके के आते हैं कि आपको कैलकुलेशन लीस्ट करनी पड़े, तो कुछ मोस्ट कैलकुलेशन तो आप अपने पार्ट से ही कर सकते हो। इसी पे बेस्ड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो इसी पे बेस्ड मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कि ट्राई सम बेसिक अप्रोक्सीमेशन। अब देखो कैलकुलेशन के होते हैं 3 बेसिक पार्ट। पहला पार्ट आता है आपका बेसिक कैलकुलेशन वाला जो आपको आनी चाहिए। व्हाट डज इट मीन? बेसिक कैलकुलेशन का भाई मतलब होता है या तो आपको टेबल्स, अब ये तो बहुत ही छोटी बात हो गई, टेबल्स तो हम सबको ही आती हैं, या स्क्वायर रूट्स या क्यूब रूट्स, वॉट एवर आर रिक्वायर्ड, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना कैलकुलेशन वाली, जो कैलकुलेशन को बूस्ट करती हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट्स होते हैं, ठीक है, ये तो क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स हो गए या स्क्वायर्स हो गए, तो ये क्यूब रूट्स स्क्वायर रूट्स आपकी कैलकुलेशन को बूस्ट करते हैं भाई। तो ऐसी छोटी छोटी बेसिक कैलकुलेशंस आप लोगों को आनी चाहिए, ताकि बेसिक पार्ट तो आप अपने हैंड से कर लो, कैलकुलेटर का यूज कम से कम करो, क्योंकि कैलकुलेटर को भाई एक 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 पॉइंट वहां जाके आप सिलेक्ट करोगे, इससे बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो बेसिक कैलकुलेशन वाला पार्ट तो यू शुड नो, इसलिए हमें कम से कम यूज करना पड़े कैलकुलेटर, आप अपने हैंड से कर लो, ऐसी वाली बेसिक कैलकुलेशन आपको अपने आप से आनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई, इसके बाद आता है कैलकुलेशन में सेकेंडली आप कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए अप्रोक्सीमेशंस भी यूज कर सकते हो। अप्रोक्सीमेशन कैसी वाली? जो आपको पता हो, ठीक है, ऐसे बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंड होके भी अप्रोक्सीमेशन नहीं लेनी। जैसे सपोज करो 1000 है और एक 1 है, मैंने लिया 100 है और 10 है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आ रहा है कि 1000 के सामने 1 को इग्नोर करना है तो यस ये अप्रोक्सीमेशन चल जाएगी। ठीक है, और कहा 100 में 10 को इग्नोर करना है तो ये कैलकुलेशन नहीं चलेगी। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगी। तो अप्रोक्सीमेशन भी इस तरीके की होनी चाहिए जिसका आपको अंदाजा हो कि ये वैलिड है, ये कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। अप्रोक्सीमेशन भी ऐसे ही नहीं लेनी होती वरना आंसर गड़बड़ा जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन भी एप्रोप्रिएट वाली ये आपको आनी चाहिए, ये आपका क्या कर सकता है, कैलकुलेशन को बूस्ट अप कर सकता है। इस चीज के लिए आई विल ट्राई कि मैं अप्रोक्सीमेशन के लिए कुछ और वीडियोस लेके आऊं। ठीक है, अब देखो थर्ड पॉइंट आता है यूनिट का, है ना। यूनिट्स कन्वर्जन आपके बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक्स, ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको यूनिट कन्वर्जन की नीड होती है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन छोटे छोटे आपको आने चाहिए। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन्स को ही सपोर्ट करते हुए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट कन्वर्जन ही। अब देखो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिया, तो अब कोई स्टार्ट कर रहा है ये न्यूमेरिकल करना, तो उसको ये देखेगा, सबसे पहले तो वो स्टूडेंट ये देखेगा प्रेशर किस में गिवन है, वॉल्यूम किस में गिवन है। अगर प्रेशर सपोज करो उसको बार में दे रखा है, ठीक है, वॉल्यूम उसको दे रखी है लीटर्स में, तो अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग वो क्या लेगा, आर की वैल्यू लेगा कि 8.314 लेनी है या 0.0831 लेनी है, राइट। तो अगर वो वैल्यू बार और लीटर देख के 0.0831 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, अगर वो ये लेता है देन इट इज गुड एंड वेल एंड फाइन। मतलब अगर आप ये चीजें इस तरीके से ले रहे हो तो सही चलती हैं। तो ये कब हो पाता है, जब आपको यूनिट कन्वर्जन्स का थोड़ा अंदाजा होता है कि प्रेशर वॉल्यूम इस यूनिट में है, तो अकॉर्डिंगली आई हैव टू टेक द यूनिट ऑफ आर दैट वन, की जो इनकी यूनिट है अकॉर्डिंगली आपको वही यूनिट आर की लेनी होगी। तो इस अकॉर्डिंग ये छोटे छोटे यूनिट कन्वर्जन्स, ये छोटी छोटी चीजें अगर ये आप ध्यान में रखोगे तो मान के चलो आप न्यूमेरिकल्स में बहुत स्मूथली चीजें कर जाओगे। आप फिजिकल केमिस्ट्री से भी आपका डर भाग जाएगा, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे।
ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोगों को क्या करने चाहिए, बिल्कुल भाई ध्यान में रखने चाहिए। ठीक है, इफ यू आर डीलिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री, आज की ये हेडिंग इस सेशन की यही थी कि इफ यू आर डीलिंग विद फिजिकल केमिस्ट्री देन दीज वर द पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए, जो आपको समझने चाहिए। ठीक है, और इन छोटे छोटे पॉइंट्स से आप काफी सारी चीजें निकाल सकते हो। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया ना, तो आप अपना ये फिजिकल केमिस्ट्री का डर भगा दोगे और मान के चलना आप बहुत ईजिली चीजें कर जाओगे। ठीक है, सो और भी इस चीज़ों को आसान बनाने के लिए लेक्चर्स में या जहाँ जैसे भी मैं पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगी। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।